आइए, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 9 पढ़ रहे हैं, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। उसमें हम लोग आज कल हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से जो है विधियां हैं। विधियों के बाद उस विधियों में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। श्रव्य और दृश्य साधन हम लोगों ने देखा था, खास करके साधन पर ज्यादा ध्यान दिया था। साधन के बाद हम लोगों ने देखा था प्रश्न कैसे बनाया जाता है, प्रश्न बनाने की क्या क्या विधि है। यहाँ ये भी देखा था, क्लासरूम मैनेजमेंट पूरा देखा था। उसी क्लासरूम मैनेजमेंट में ही ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। छात्र को कैसे बिठाया जाए ये भी देखा था। मैट की लंबाई चौड़ाई और टोटल स्पेस कितना होना चाहिए एक योग साधक के लिए, वो हमने देखा था। साधन देख ही लिया था। मोटर नर्व्स के बारे में थोड़ा सा देखा था कि योग से कैसे जोड़ना है। प्रश्नोत्तरी कैसे तैयार करना, किस तरीके से फायदेमंद होता है टीचर और छात्र दोनों के लिए, यहाँ तक देखा था। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ नियोजन यानी लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है उसके बारे में पहले देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे पाठ नियोजन कैसे करें, लेसन प्लान कैसे तैयार करें वो भी देखेंगे। सबसे पहले शब्द आता है लेसन प्लान, जिसको हिंदी में कहते हैं पाठ नियोजन। लेसन प्लान का तात्पर्य है कि आप जो क्लास लेने जा रहे हो, आपको यहाँ जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास अभी 8 से 9 का टाइम है। क्लास थोड़ी देर से शुरू हुई, फिर भी अगली क्लास नहीं है तो हम थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाओगे तो आपका टाइम स्लॉट फिक्स होगा, इतने बजे से इतने बजे तक। तो उस फिक्स टाइम स्लॉट में ही आपको समय पर जाना है, समय पर कक्षा को कंप्लीट करना है। उतने समय में आप क्या क्या पढ़ाओगे, कितनी देर तक क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, उसमें कौन कौन से साधन का इस्तेमाल होगा, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा या टेलीविजन का इस्तेमाल होगा, उस दौरान आपका ध्यान और किन किन बातों पर होगा, ये सारी चीजें जब आप एक जगह लिख करके ले जाते हो तो उसी को लेसन प्लान कहते हैं, उसी को हिंदी में पाठ नियोजन कहते हैं। एक तो जो विषय पढ़ाना है पहले से निश्चित समय में पढ़ाने की पूरी योजना तैयार करनी है, और शुरुआत कैसे करना है, समाप्त कैसे करना है, उनमें कौन कौन से साधन का इस्तेमाल करना है, पूरे समय में इसको हमें बांटना होता है तो वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। पाठ नियोजन हम पूरा अभी देखेंगे कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले पाठ नियोजन के लाभ देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, उसके तात्कालिक उद्देश्य को देखते हैं। पहले लाभ के बारे में देखते हैं। कहते हैं इससे क्या लाभ होगा, तो जो टीचर हैं उनको अपने विचार को स्ट्रक्चर बनाने में सहायता मिलेगी। तो अपने विचार को पता है इतनी देर तक हमें भूमिका देना है, फिर हमें मेन पॉइंट बताना है, फिर हमें समरी देना है, फिर कालांश यानी प्रश्नोत्तरी भी देना है। तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। ये हम थियरी क्लास की बता रहे हैं, प्रैक्टिकल क्लास की भी कुछ अलग होगी। अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उनके पास पूरा खाका है कितना क्या बोलना है, और वो एक पॉइंट जो टॉपिक लेकर गए हैं उससे इधर उधर नहीं होंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। मार्ग विचलन उसको कहते हैं, उससे वो बच जाएंगे। अध्यापन प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को मन में बनाए रखने में आपको मदद मिलती है कि कौन सी अध्यापन प्रक्रिया को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। आवश्यक सामग्री उसमें जो भी आप लगाने वाले हैं, प्रोजेक्टर लगाने वाले हैं, अगर आप कोई बोर्ड लगाने वाले हैं, कोई मॉडल दिखाने वाले हैं, तो पहले से आपके दिमाग में तैयार है, उसकी तैयारी आप उसको पहले से उपलब्ध करा लेंगे। ऐसा नहीं कि अंत समय में आप जाकर के मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि हमें तो ये मॉडल चाहिए वो मॉडल चाहिए। आपका पहले से तैयार, आप पूछेंगे वो उपलब्ध है या नहीं, तो अंतिम समय के भाग दौड़ और चिंता से आप बच जाएंगे। और भविष्य की योजनाओं के लिए भी इससे आपको मदद मिलेगी कि आपने जो पाठ योजना तैयार किया, आपने पढ़ाया, कितना सफल रहा नहीं रहा, तो उससे आगे की योजना बनाने में आपको मदद मिलेगी। ये तो लाभ हो गए। गुण क्या क्या है ये भी बताया गया, लाभ और गुण को अलग अलग बताया गया है इसी पुस्तक में। कहते हैं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लाइन अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कहते हैं इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि लेसन प्लान को कब बनाया जाना चाहिए। कहते हैं उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, और यही सेंटेंस पूछा जाता है।
पाठ योजना यानी लेसन प्लान आपका स्पष्ट होना चाहिए और विस्तृत भी होना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता का विचार करके बनी हुई हो। वैयक्तिक भिन्नता का विचार, ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है। वैयक्तिक भिन्नता का विचार करके बनाया जाना चाहिए। पाठ योजना में और किन किन बातों का ध्यान रखना है जो गुण में है? पाठ्य के उद्देश्यों का कथन हो कि क्या उद्देश्य है हमारा पाठ का। क्रियाओं और अनुभवों की क्रमबद्ध जानकारी हो, कौन कौन से, अगर आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं कौन कौन सी क्रिया कराएंगे, उसमें आपके अपने अनुभव हैं कुछ, उसको भी जोड़ते हुए क्रमबद्ध उसकी जानकारी देंगे। आवश्यक जो सामग्री की आपको जरूरत है उसकी सूची उसमें डालेंगे, सूची रखेंगे। यौगिक अभ्यास से जुड़ी हुई क्रियाविधि का विवरण होना चाहिए और पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा जो टीका टिप्पणी दी जाती है उसका प्रावधान होना चाहिए, जिसको समरी आप कह सकते हैं। हाँ नेहा जी, अभी आता हूँ। जिस अध्यापन विधि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अध्यापन विधियां हम लोगों ने साथ पढ़ी हुई हैं, वो अध्यापन विधि, जिसमें से जो भी अध्यापन विधि ले रहे हैं वो समय के हिसाब से, उस स्थान के हिसाब से और उसके लिए जो सामग्री चाहिए उसकी दृष्टि से वो संभव है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। अध्यापक में किसी खास विधि को सही और रोचक तरीके से जब प्रस्तुत करते हैं तो उसकी कुशलता भी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रोजेक्टर ले लिया, आपको चलाना ही नहीं आ रहा है तो पूरा क्लास आपका खराब हो जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज है आगे, और फिर हम लोग देखेंगे एक एक स्टेप। यौगिक पाठ का यानी ये जो लेसन प्लान है, इसका तत्काल उद्देश्य क्या होता है कि किसी यौगिक अभ्यास को आप प्रस्तुत कर रहे हैं और उसकी क्रियाविधि क्या है। ये दोनों चीजें यौगिक पाठ का, खास करके योग में जो प्रैक्टिकल वाला होता है, अभ्यास की प्रस्तुति और उसकी क्रियाविधि पर हम ध्यान देते हैं। साथ ही जो छात्र उसमें सहभागिता कर रहे हैं, जो छात्र जिनके लिए हम करा रहे हैं, उनको अभ्यास अच्छा लगना चाहिए ताकि भविष्य में भी वो उस अभ्यास को करे, उससे प्रेरणा ले। इस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसका पूरा लाभ उठा पाए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले सवाल आया था नेहा जोशी जी का, क्या था नेहा जी बता दीजिए फिर आगे। जी सर, सवाल ऐसे कुछ नहीं था, बस ऊपर थोड़ा वो टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हुआ था ना, वही मैं पूछी थी कि अच्छा, अलग उस नहीं अलग नहीं, उसको मैं ठीक कर लूंगा। कई बार फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं ना तो उससे भी गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि सारे आंसर तो एक जैसे लग रहे हैं, तो कंफ्यूजन होती है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये है जो दिसंबर 2021 में पूछा गया, पाठ योजना का निम्न में से उद्देश्य क्या है? कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना। 5 चीज दी गई और इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन सही है, 5 में से 2 गलत है। तो थोड़ा सा देखिए और समझिए कि इसमें से आप 2 तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 कौन सा ऐसा ऐसी लाइन है, 2 लाइन जो नहीं है, पाठ योजना के उद्देश्य में नहीं होगा, 2 लाइन ऐसी कौन सी है। तो उसके बाद 2 और 4 नहीं हो, 2 और 4, 2 और 4 सब लोगों को लगता है कि 2 और 4 नहीं। नहीं होगा, सब लोगों को यही लग रहा है। तो एक बात देखिए, तीसरे नंबर पर आइए, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना आपका टॉपिक ये तो है नहीं, ये तो अलग ही एक विषय है ना। आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, ये समझाने के लिए क्लास नहीं होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं, ये समझाने के लिए क्लास नहीं हो रही कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझा रहे हैं, ये नहीं होगा। समझिए इसको, थोड़ा गहराई से समझिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाने के लिए तो आप तो कर ही रहे हैं सब कुछ। आधुनिक शिक्षा पद्धति की जो आपको दिया हुआ है उसी के हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो इसके महत्व को समझाने के लिए वो क्लास नहीं हो रही है, वो टॉपिक नहीं है आपका। और दूसरा है कि शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, जो शिक्षण सामग्री में जो इस्तेमाल हो रहा है, प्रोजेक्टर हो रहा है, प्रोजेक्टर के प्रति रुचि को थोड़ी दर्शाना है, आपको टॉपिक पर दर्शाना है। जो टॉपिक क्या है उसमें साधन के उतना इंपॉर्टेंस उसके प्रति रुचि जगाने का नहीं है, बल्कि टॉपिक के प्रति रुचि जगाने का है। तो ये दोनों नहीं होगा। कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, ये अप्रोप्रिएट आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप तीसरा चौथा देखेंगे एमसीक्यू का यही रूल होता है। जो
मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो होगा, तो उसमें से कई बार छांटना पड़ता है, तो तीसरा चौथा आपको छांटना पड़ेगा कि ये नहीं है, तो बच जाता है पहला, दूसरा और पांचवा। तो ये आंसर होगा पहला, दूसरा और पांचवा आंसर होगा, यानी सी आंसर इसका होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सर आपने जो पीडीएफ दी है उसमें नहीं है क्या ये? उसमें ये वाली लाइन नहीं है, जो छात्रों को है ना, छात्रों को समझाने वाली बात वो लाइन में नहीं है, और वो पुस्तक में भी नहीं है। जो पुस्तक है ना योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, इसमें भी नहीं है, मैं ढूंढ रहा था, इसमें भी नहीं मिला मुझे। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाने के लिए क्लास नहीं होते हो, तो जिस टॉपिक है उस टॉपिक को समझाने के लिए क्लास होगी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वो 3 और 4 तो नहीं होगा। अब उसमें एनटीए ने भी यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी हो कहीं से, तो आप क्लास में अभी रख सकते हैं, आपस में बातचीत हो रही है, कोई नई चीज निकल कर सामने आएगी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बताइए, कंफ्यूजन कोई किन्हीं को? अब बोल ही नहीं रहे कोई। कोई कंफ्यूजन नहीं, सर क्लियर हो गया, क्लियर है सर। आज ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए 1 जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के मुताबिक एक अच्छी पाठ योजना, एक अच्छे लेसन प्लान के अनिवार्य तत्व हैं। अब यहाँ पर इस शब्द पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। अनिवार्य तत्व की बात हो रही है। अब अनिवार्य तत्व, इसमें 5 चीजें दी गई हैं, इसमें से 2 चीज ही सही है, 3 गलत है। ये भी सही है। इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। इसे वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। इससे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए। इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। अब देखने में लग रहा है कि सभी जो है ठीक है, इसे गलतियों का, ए और सी सही लग रहा है। सभी वैसे इसे गलतियों का पता लगाने और सुधार को चिन्हित करने में मदद होना चाहिए। एक बार देख करके लग रहा है कि सभी, मतलब गलत तो कोई लग ही नहीं रहा है। सब बी और ई होगा ना? क्या ए होगा? और सी, बी और बी और डी से। लास्ट। हाँ, बी और ई होगा। आपके हिसाब से आप कह रहे हो बी और ई होगा, यही ना? जी सर। क्योंकि अनिवार्य तत्व की बात आ रही है, तो इसमें होगा सर बी ये और होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर। ए भी सर तो बी होता और है डी होगा, जो बी करने पर बी दिया। बी और डी बी भी तो होगा, बी होगा और डी होगा, अनिवार्य सर, डी तत्व भी। में दिया हुआ है, हाँ हाँ हाँ। बी और डी होगा। ई तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ सही बात है, ई तो रिजल्ट हो जाएगा उसका। अनिवार्य तत्व में बी और डी होगा। थोड़ा सा सर ये, ए भी तो बताया गया है कि मतलब लेसन प्लान से पूर्व उसको तैयार करना है। वो उसके किस अनिवार्य तत्व है? हाँ, पहले कुछ टाइम पहले। कुछ टाइम पहले है ना, वो अनिवार्य तत्व नहीं है वो। जैसे आप कोई काम कुछ समय पहले करते हो, तो आप उसको, जो काम कर रहे हो उसमें इसका कोई वो नहीं है, ये तो बस तैयार करने के लिए एक भूमिका है ना कि हाँ उससे पहले कर लेंगे। उसमें क्या चीज का ध्यान रखना है? तो वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना है, उद्देश्य का ध्यान रखना है। परिवेश तो तैयार करना नहीं है उसमें, परिवेश तो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट करके देगा परिवेश। गलतियों का सुधार लगाना, पता करना है तो बाद की बात हो गई, ये तो उसका जो है रिजल्ट हो गया लास्ट का, ऐसे समझें इसको। ठीक है रुचि जी? अनिवार्य तत्व है कि हमने कुछ समय पहले तैयार किया, ये उसमें हम लिखते नहीं है ना पाठ योजना में, लेसन प्लान में। ये तो हमारे लिए है कि कुछ समय पहले हम तैयार कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की चीज है, वो लेसन प्लान में उसका मेंशन नहीं होता है। अब जुलाई 2022 में सवाल पूछा गया, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ योजना, रिटेन जो लेसन प्लान है, उसके लाभ हैं। लाभ ऊपर हम लोगों ने देखा था, पहले लाभ ही देखा फिर गुण देखा था। अब लाभ में बताइए, इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए,
यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान रखने में मदद करती है, शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने से रोकती है, विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए, शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। अब इसमें बताइए कि कौन कौन सा सही होगा। अभी आप लोगों ने लाभ पढ़ा हुआ है, AC बी सही होगा अब सर। लाभ का देख लीजिए। बी और सी। BCE PCE ये बताइए इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए, ये क्या है, लाभ है ये? नहीं। नहीं सर, ये गुण में आता है, हाँ गुण ये गुण में आएगा। देखिए ऊपर है ना, उसको देखिए, मेरे हाथ में किताब भी है, ये गुण में आ गया तो पहला वाला हुआ नहीं। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों को ध्यान में रखने में मदद करती है, ये सही है। ये सर ये भी गुण में ही है। तो गुण नहीं है, इसका लाभ है। लेसन प्लान का लाभ तो यही है सर कि एक डायरेक्शन हाँ। मिल जाए। ये सही है ठीक है, सर। अगर ये सही है, शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाते है, पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने से रोकती है, ये भी ये सही भी है। सही है। ये भी ये भी सही सही है। उसका विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए, नहीं सर, ये तो गलत गुण है। है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक गुण में हो गया। शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है, ये ठीक है सर। सर ये करेक्ट है। ये भी सही तो है। बी सी और उस हिसाब से E, ई लग रहा है, बी सी और ई, तो बी वाला BCE होगा बी सी। तो इसमें ना बड़ी एनर्जी लग रही है, क्योंकि पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं और ये नई चीज हमारे लिए है कि किसको गुण में रखे, क्योंकि किताब के मुताबिक जिसको लाभ में रखा गया उसको लाभ में ही नाम मानेंगे, जिसको गुण में माना गया उसको गुण में ही मानेंगे, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। आगे देखिए, अगला सवाल है 2017 में पूछा गया था, प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? कक्षा से ठीक पहले। कक्षा से ठीक पहले। क्या करेंगे, एग्जाम में यही है, कक्षा से ठीक पहले वाला ही इसका आंसर आएगा। अब हम लोग आते हैं लेसन प्लान पर। पाठ नियोजन लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, कितने स्टेप्स होते हैं उसमें, उसकी चर्चा है, कैसे किया जाए। है वातावरण का निर्माण की बात है। एक तो मैनेजमेंट का काम है कि योग की कक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए। संख्या के हिसाब से छात्रों को उपयुक्त संरचना में आप बिठाएंगे। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप ये आपको मिला कि हाँ एक जगह मिला हुआ शांतिपूर्ण वातावरण मिला है, तभी आप योग कराएंगे। अब जितने छात्र हैं पहले उनको संरचना में बिठा देंगे, कम है तो अर्धचंद्राकार, ज्यादा है तो पंक्तिबद्ध बिठाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, शुरुआत में किसी ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में उनको कहेंगे कि स्थिर हो जाएं। फिर कोई छोटी प्रार्थना या प्रार्थनामयी मनोदशा से प्रारंभ करेंगे। तो शुरुआत में प्रार्थना हो गया, मतलब एक माहौल बनाना, इसको कहते हैं ना अपने साधारण शब्दों में, एक माहौल बना रहे हैं योग के लिए। शांतिपूर्ण और प्रार्थनामय वातावरण से छात्रों में योग के प्रति एक भाव पैदा होता है, जुड़ाव पैदा होता है, जो आपके पाठ के लिए उपयुक्त है। अब क्या करेंगे, योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। इसको कई बार हम लोग अभी देखेंगे, चिंता मत कीजिए, मोटा मोटा देखते जाइए। योग अभ्यास की अब शुरुआत करेंगे। प्रार्थना के बाद क्या होगा, योग अभ्यास की शुरुआत में कितने पार्ट आएंगे, प्रार्थना के ठीक बाद इस कार्य को, जो अभ्यास की शुरुआत है, 2 भाग में बांटेंगे। पहले भाग में क्या करेंगे कि जैसे मैं आज तारासन का अभ्यास कराने वाला हूं तो तारासन की पृष्ठभूमि बताएंगे, तारासन की मौखिक प्रस्तुतिकरण देंगे, तारासन क्या है, क्यों जरूरी है, किसको करना चाहिए किसको नहीं, ये सारी बातें बताएंगे। मौखिक प्रस्तुतिकरण अपना देंगे, अधिक से अधिक सूचनाएं हम देंगे। और शिक्षक की प्रस्तुति की कुशलता पर कोई भी रोचक हो सकता है। इसमें कोई भी चीज हो, अगर शिक्षक अच्छे से उसको बता रहे हैं तो रोचक हो जाएगा। अब दूसरा जो भाग है, ये तो हो गया थियरी पार्ट हो गया। अब उसका प्रैक्टिकल पार्ट होगा, जिसको कि प्रदर्शन अभ्यास कहा गया, नहीं अब डेमो क्लास होगी, पहले डेमो होगा उसका। तो पाठ का दूसरा भाग इसमें आएगा कि उसको पहले अध्यापक खुद से उस अभ्यास को, तारासन को करके दिखाए। और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर शिक्षक खुद से करके दिखाते हैं तो ज्यादा प्रभावी होता है। और अगर करने की स्थिति में नहीं है शिक्षक, तो वो क्या करेंगे, किसी छात्र को लाएंगे और उनसे करवाएंगे और उनको डायरेक्शन देंगे। फिर सारे छात्र उस वक्त बाकी जो है वो देखेंगे। और जो
देखिए इसमें एक बात है, अगर टीचर जो है वो डेमो दे रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं, तो उनका प्रदर्शन दोष रहित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर खुद ही ढंग से नहीं कर पा रहे तो छात्रों पर गलत असर पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब पूर्ण और दोष रहित अभ्यास आप बताएंगे तो छात्रों के सम्मुख जो है उसका अच्छा प्रभाव जाएगा, उनमें जिज्ञासा जगेगी, हमारे शिक्षक ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। इसके दूसरे तीसरे तरीके भी हो सकते हैं कि शिक्षक ना खुद से कर रहे हैं ना किसी छात्र से करवा रहे हैं, उन्होंने वहां बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड पर उन्होंने जो है एक बढ़िया सा तस्वीर लगाई हुई है, उसको करवा दिया, उसको दिखा दिया, क्या या कोई वीडियो ऐसा दिखाया, उस वीडियो के माध्यम से वो सुना रहे हैं। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करके भी वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया, लेकिन अध्यापक का जो प्रेजेंटेशन होता है वो उत्तम माना जाता है और इससे छात्रों में अध्यापक के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव उत्पन्न होता है। अब जब अभ्यास करा दिया, तो अब अभ्यास कराने के बाद एक एक हिस्से का, प्रदर्शन के एक एक हिस्से का विश्लेषण किया जाता है कि इस अभ्यास जो आपने किया, देखिए इसमें एक एक हिस्से का, कि पहले जैसे शीर्षासन जाना है तो पहले दोनों हाथ लगाएंगे, फिर सिर को लगाएंगे, कुछ दिन ऐसे ही रुकेंगे ऊपर उठ करके थोड़ा, फिर पाँव को थोड़ा आगे लाएंगे, फिर एक पाँव मोड़ेंगे, दूसरा पाँव, ऐसे करके जब स्टेप बाय स्टेप जो शीर्षासन का तरीका है जिसमें कि डायरेक्ट पाँव नहीं उठाया जाता है, आप करते रहोगे तो अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह से एक एक हिस्से का विश्लेषण जरूरी है। क्रियाविधि कठिन हो तो योगाभ्यास का विश्लेषण और अधिक आवश्यक हो जाता है। सिंपल है, मान लीजिए ये डिपेंड करता है आसन टू आसन। अगर मान लीजिए तारासन है तो उसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं होगी, थोड़े समय निकल जाएगा। लेकिन शीर्षासन है जो एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता होगी। और जब साफ कहा गया, जब अभ्यास सरल हो, सिंपल हो, तो प्रदर्शन कर दिया, एक दो लाइन बोल दिया, इतना ही काफी होता है। अब विश्लेषण के दौरान और क्या बताना चाहिए, अभ्यास के महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करना चाहिए, साथ ही कि उस दौरान क्या करें क्या ना करें ये भी बताना चाहिए। शीर्षासन में आगे गिरने का खतरा होता है, साइड में कई बार गिर जाते हैं, कई बार गर्दन में चोट लग सकती है, तो उसके लिए सावधानी क्या क्या है वो भी बताना है। किसको करना है किसको नहीं करना ये भी बता देना है। हाई बीपी आप शीर्षासन करा रहे हो, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपने बहुत हार्ड अभ्यास किया हुआ है, सूर्य नमस्कार मान लो 11-12 राउंड किया हुआ है, आपके अभी शरीर में गर्मी, आप उसके बाद शीर्षासन कर रहे हो, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। शीर्षासन या तो अभ्यास के शुरू में करना चाहिए या अभ्यास के बाद, आसन वगैरह करने के बाद जब पूरा बॉडी शांत रिलैक्स हो जाए फिर शीर्षासन करना चाहिए। ऐसे ही हर अभ्यास के कुछ ना कुछ जो है गुण होते हैं, कब करें कैसे करें। अब जब ये चीज हमने बता दिया, उसका विश्लेषण भी कर दिया, तो अब क्या करना है, छात्रों को हमने कहा कि अब आप खुद से इसका अभ्यास करेंगे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होता है। अब सारे छात्र वैयक्तिक अभ्यास करेंगे, वैयक्तिक मतलब सब पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर सब कर रहे हैं, एक साथ रिदम में अभी कोई नहीं कर रहे हैं। तो उसकी क्रियाविधि को जब जानता देखता है तो खुद से करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो पहले छात्रों को खुद से अभ्यास करने देने का समय देना चाहिए, ताकि छात्रों को पता चल सके तो उस अभ्यास में कितनी मेहनत लगती है। और जब अभ्यास छात्र कर रहे हैं तो टीचर की क्या जिम्मेदारी है, घूम घूम करके एक एक पर नजर रखेंगे, जिसको जहां दिक्कत हो रही है जिस छात्र को, उनके पास जा करके उनकी त्रुटि को दूर कराएंगे। और क्या करें कि उनको अच्छे से अभ्यास हो जाए, ना कि उनको कोई हानि भी नहीं हो, कोई मसल्स टियर ना हो जाए, कोई लिगामेंट में दिक्कत ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है, कहीं अभ्यास का तरीका गलत तो नहीं हो रहा है। इन अशुद्धियों पर ध्यान खींचते हुए उसे सुधारने के निर्देश देने चाहिए। ये व्यक्तिगत दे रहे हैं, अभी मंच से उतर करके वो सबके पास जाके सबको देख रहे हैं। व्यक्तिगत अभ्यास कर लिया, तो अब कहाँ पे आ रहे हैं, समूह अभ्यास में। अब सबने कर लिया, यस, अब आओ एक साथ अभ्यास करते हैं। अब पूरे क्लास को एक साथ सामूहिक अभ्यास कराएंगे, अब टीचर एक साथ देख रहे हैं। सामूहिक अभ्यास में अब पता चलेगा फिर से कि इनकी क्या कमी रह गई है। समूह अभ्यास के दौरान जो अशुद्धियां हैं उनको गौर से टीचर देखें, और देखने के बाद वैयक्तिक रूप से ध्यान देने पर लगने वाला समय इससे बच जाता है। जब हम देखेंगे तो फिर जो अशुद्धि है उन अशुद्धियों को छात्रों का ध्यान उस पर केंद्रित कराएंगे कि हाँ यहाँ गलतियां, अगर कॉमन अशुद्धि है
जो तकरीबन ज्यादातर छात्र वो अशुद्धि कर रहे हैं, तो ज्यादातर छात्र कर रहे हैं तो कॉमन रूप से ही बता देंगे, और कोई एक दो छात्र ही कर रहे हैं कुछ अलग अलग गलतियां तो उनको पर्सनली जाके बताएंगे। अब कहा गया सामूहिक अभ्यास के दौरान भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत क्षमताओं का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि कोई ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें सबकी क्षमता अलग है, बैकवर्ड बेंडिंग में जा रहे हैं, और कोई किसी का मसल्स बहुत स्टिफ है, और मसल्स स्टिफ है तो थोड़ा सा ही झुक रहा है, उनके लिए थोड़ा सा झुकने पर ही बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले से बहुत अच्छी है, वो जितना पीछे जा रहा है, अगर ज्यादा जा रहा है उसके बाद उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और पहले वाले को थोड़े से में दिक्कत हो रही है, तो दोनों को समान रूप से हम कहेंगे कि नहीं, दोनों आप ठीक हो। अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से, व्यक्तिगत क्षमताओं के हिसाब से ही आपको जाना है, तो इसका ध्यान भी रखना। ये नहीं कहेंगे देखो तुम्हारे बगल वाले तो बिल्कुल एक बार में चले जा रहे हैं, खड़े होकर के उसे चक्रासन लगाने की स्थिति में नीचे तक चले गए, तुम नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कहेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से। उसके बाद कहा गया है सामूहिक अभ्यास के दौरान निर्देशन कार्य है, निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश देंगे तभी तो अभ्यास होगा कि हाथ खड़े करो, या जो जिस अभ्यास को भी करा रहे हैं उसके लिए, और अभ्यास के क्रम को बताते भी जाना है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं करना है। और आदेश जब आप बोल रहे हैं सामूहिक अभ्यास के दौरान, तो पहले भी ये बात हुई थी, आपका निर्देश धीरे धीरे होना चाहिए, लयबद्ध तरीके से होना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे, झटके से अभ्यास ना करे, ये सारी बातों को भी उसमें इंक्लूड करना है। मीठा बोलना है, लयबद्ध बोलना है, और धीरे धीरे बोलना है, जल्दबाजी में नहीं बोलना है। ये बताया गया कि इस दौरान आपके निर्देश की क्वालिटी क्या होगी। अब उसके बाद है कि सामूहिक प्रदर्शन करा दिया, अब जरूरत अगर है कि प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करने की, देखिए प्रदर्शन पुनरावृत्ति है, अभ्यास पुनरावृत्ति है, दो चीज यहाँ दिया गया है। डिपेंड करता है कौन सा आसन करा रहे हैं कि इसमें प्रदर्शन की पुनरावृत्ति की जरूरत है या नहीं। अगर पहली बार में सब ठीक हो गया तो प्रदर्शन पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर गलतियां कई छात्रों से हो रही है, छात्रों को लग रहा है कि नहीं करने के बाद, ये देखने में तो आसान था, करने में दिक्कत हो रही है, तो एक बार फिर से त्रुटियों को बताते हुए प्रदर्शन फिर से टीचर करेंगे कि ये गलतियां देखो, फिर से देखो, तुम लोगों ने ये गलतियां की थी, ये गलती नहीं करनी, ऐसे करना है। इसको कहेंगे प्रदर्शन पुनरावृत्ति। प्रदर्शन पुनरावृत्ति करके त्रुटि को जब छात्रों ने सुधार लिया, सुधारने का सुझाव दे दिया, तो अब अभ्यास पुनरावृत्ति होगी, एक साथ फिर से चलो अभ्यास करते हैं। अब ये कहीं पर एक ये स्टेप ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। अब उस दौरान प्रदर्शन पुनरावृत्ति फिर से टीचर द्वारा किया जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सा अभ्यास करे, कितना टफ अभ्यास है, उसके लिए है कि टीचर प्रदर्शन कितनी बार करेंगे, वो इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा बार दिया हुआ है, आप अभ्यास के ऊपर उसको डिपेंड रखें। उसके बाद विश्राम कराना है। सामूहिक अभ्यास समाप्त हुआ, अब छात्रों को शवासन में आप कहें कि विश्राम करें। और किसी कोई ऐसा अभ्यास कर रहे, बहुत हार्ड अभ्यास है, तो बीच बीच में भी मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत है, उनको विश्राम देने की जरूरत होती है। और जब कंप्लीट हो गया तो लास्ट में कहा गया है जो आपने बताया उसको समअप करेंगे, यानी उसका सार जो है वो बताया जाएगा। अध्यापक को अब कक्षा को कहे कि सब लोग जाओ, हो गया, या प्रार्थना करा करके जब आप कंप्लीट कर रहे हैं, उससे पहले पूरी कक्षा का सार, जो महत्वपूर्ण तथ्य देखा है, उसको एक बार बता देंगे। और उसके बाद अगर किन्हीं का प्रश्न है तो प्रश्न पूछने के लिए भी उनको प्रेरित करेंगे, बताओ कोई डाउट तो नहीं है, ताकि उनके मेमोरी में वो चीजें छप जाए। अब बताइए, इतनी सारी चीजें हुई, अगर इसको टीचर को पता है कि हमारे पास 45 मिनट का टाइम है, या 1 घंटे का, या 1.5 घंटे का, अगर वो इसका लेसन प्लान तैयार करके नहीं आएंगे तो उनको समय का पता ही नहीं चलेगा, फिर उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लेसन प्लान की जरूरत होती है। अब एक नजर में पूरी प्रक्रिया फिर से देख लीजिए। प्रार्थना या प्रार्थना में स्थिति, कक्षा में अनुकूल वातावरण तैयार कर देंगे उससे छात्रों के मन में। फिर शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना की स्थापना करते हैं। यौगिक अभ्यासों का शिक्षक द्वारा प्रदर्शन होता है। पहले उनको शब्द के द्वारा प्रस्तावना दिया, फिर शिक्षक जो है प्रदर्शन किया,
फिर संपूर्ण क्रियाकलापों को कई अवस्थाओं या भागों में बांट करके समझाया जाता है। अभ्यास के लिए फिर व्यक्तिगत अभ्यास के लिए उनको समय दिया जाता है। फिर उसके बाद अध्यापक के मार्गदर्शन यानी पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास किया जाता है। उस दौरान जो त्रुटि है उसका पता लगा करके सुधारने के लिए निर्देश भी दिया जाता है, और निर्देश कैसे दिया जाना चाहिए वो भी कहा गया है। अगर जरूरत पड़े तो क्रिया का फिर से विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाता है, यानी फिर से व्यक्तिगत तौर पर टीचर डेमो दे सकते हैं। फिर से सामूहिक अभ्यास भी होता है, जरूरत पड़ी तो फिर से टीचर उसको समझाएंगे, बताएंगे, खुद से डेमो देंगे। फिर स्पष्टीकरण देते हुए पूर्ण प्रदर्शन लास्ट में किया जाता है, यानी समूह द्वारा पुनः अभ्यास, और फिर शवासन कराया जाता है, और फिर पाठ का सार बताया जाता है, और प्रश्न पूछना और प्रश्न भी कराया जाता है। अब इसमें पाठ का सार और शवासन को दिया है कि अंतिम में, तो ये कई बार डिपेंड करता है कि पाठ का सार जो बहुत हल्का अभ्यास है तो सार पहले बता दीजिए, शवासन बाद में कर लेंगे। नहीं, वो अभ्यास बहुत कठिन था, तुरंत रिलैक्सेशन की जरूरत है तो पहले शवासन करा देंगे, उसके बाद लास्ट में पाठ का सार बताएंगे। आरजू जी कुछ पूछ रही थी। आइए, कोई नहीं। जिन पाठों में अभ्यास की जरूरत होती है उनमें योग अभ्यासों के समूह होते हैं, यानी कि एक नहीं होता है कि आपको हिप ओपनिंग करना है या फ्लेक्सिबिलिटी पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए कोई अभ्यास है तो उसके लिए उसका पूरा समूह होता है योग अभ्यास का। सूक्ष्म व्यायाम है तो उसका अपना पूरा समूह है। बहुत सारे क्रियाविधियों में से अर्थपूर्ण अभ्यास ही चुने जाते हैं। अभ्यास तो बहुत सारे योग के, तो उसमें से सारे अभ्यास तो एक ही दिन में नहीं कराएंगे, तो जो अर्थपूर्ण अभ्यास है उनकी क्षमता के हिसाब से चुना जाता है अभ्यास के लिए। प्रगमन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अभ्यास का क्रम बनाना होता है। अब ये प्रगमन का सिद्धांत हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, अब आप लोगों के बोलने की बारी है यहाँ पर। अब रुकिएगा, अगली लाइन कंप्लीट करके फिर प्रगमन के सिद्धांत को पूछता हूँ, तब तक याद कर लीजिए प्रगमन का सिद्धांत क्या था। यौगिक अभ्यास का सेट तैयार करने में टोन, शिथिलीकरण, श्वसन विधियां और ध्यान का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको कहते हैं आप जब एक सेट किसी के लिए तैयार करते हैं, प्रोटोकॉल किसी के लिए तैयार करते हैं, तो उनमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि संवर्धनात्मक आसन हो जिससे टोन होगा, फिर शिथिलीकरण का हो, फिर श्वसन का हो, और फिर ध्यान का उपयोग किया जाए, तो इस तरह से आपका प्रोटोकॉल तैयार होगा। अब आते हैं आपसे पूछने की बारी है मेरी कि प्रगमन का सिद्धांत क्या है, पढ़ा था आप लोगों ने? करके हैंड रेज कीजिए। मानसी जी ने हैंड किया, बताइए मानसी जी क्या है प्रगमन का सिद्धांत? सर इसमें है ना, किसी क्रिया को सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के अनुसार करना ही प्रगमन का सिद्धांत कहलाता है। ये तो आपका कहना है। माधुरी जी, मैं आपका क्या कहना है? जी सर, प्रगमन का सिद्धांत का मतलब है कि क्लास को कैसे प्रोग्रेस करना है इजी से डिफिकल्ट की तरफ, और जो चीजें जो उन्होंने बोला वो सही है, जो चीजें हमें पता है वो एक्सप्लेन करते हुए जो चीजें नहीं पता है उस तक कैसे ले जाया जाए, और उसके लिए प्रेपरेशन और बैकग्राउंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो और भूमि जी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, आपने भी हैंड रेज। और न्यूरो मसल्स भी होते हैं। सर इसका यह है, प्रगमन का सिद्धांत किसी क्रिया को सरल से जटिल की ओर ले जाना और ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। ठीक है, तो वैसे तो प्रगमन का सिद्धांत बहुत बड़ा है, उसको डिटेल में और पढ़ेंगे। जो 2 लाइन इंपॉर्टेंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, सभी लोगों ने। 2 इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम की दृष्टि से, सरल से पहले जो है कठिन की तरफ जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे। 2 लाइन आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है प्रगमन के सिद्धांत में। बहुत कम लोगों का हैंड रेज हुआ था, ये ठीक बात नहीं है, बाकी लोग भी करते तो अच्छा रहता है, ध्यान कीजिए थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं किया अब तो क्लियर हो गया, उसको ध्यान रखिएगा। आगे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन है जो दिसंबर 2019 में पूछा गया, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक पाठ योजना के अनुसार क्रम बताना है। बहुत आसान है सवाल। पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, प्रश्न उत्तर, समूह अभ्यास। तो इसमें पहले कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा? पाठ का प्रस्तुतिकरण।
पाठ पहला ठीक पाठ है, फिर व्यक्तित्व, दूसरे ऑप्शन प्रश्नोत्तर। आप लोगों ने कहा डी वाला डी ऑप्शन। ऑप्शन 1 2 पहले पाठ 4 का 3 प्रस्तुतिकरण, फिर वैयक्तिक अभ्यास, फिर समूह अभ्यास, फिर प्रश्न उत्तर। तो ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही है। ये आसान था चूंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, हम ऐसा ही कराते हैं इसलिए ये आसान था। ऊपर वाले क्वेश्चंस हमारी डेली लाइफ से नहीं जुड़ा हुआ था तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। देखिए दिसंबर 2021 में ये सवाल पूछा गया, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नांकित चरणों को कक्षा के प्रारंभ से लेकर समाप्ति के क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है दिया हुआ है। प्रश्नोत्तर, समूह अभ्यास, वैयक्तिक अभ्यास, विश्राम और बैठने की व्यवस्था। तो पहले से शुरू कीजिए, कौन कौन सा होगा। पहले समूह अभ्यास, विश्राम और प्रश्नोत्तर। फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन के मुताबिक पहला है बैठने की व्यवस्था, ठीक है, बैठने की व्यवस्था कर दिया। उसके बाद है वैयक्तिक अभ्यास, ठीक है, वैयक्तिक अभ्यास करा दिया। फिर समूह अभ्यास हो गया, बहुत अच्छा। फिर कहा गया विश्राम करेंगे, विश्राम, फिर लास्ट में प्रश्नोत्तरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन सही है, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये वाला चीजें सबको समझ में आ गई है। ये सवाल देखिए, योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक यौगिक अभ्यास की शुरुआत कैसे करें। शवासन से, प्रार्थना से, प्राणायाम से, बहुत सिंपल है। योगाभ्यास के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल, किसी भी वातावरण में माहौल का महत्व कुछ खास नहीं है इनमें से कोई। बहुत आसान सवाल है। कक्षा के शुरुआत में किसी यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन तब बेहतर माना जाता है जब प्रदर्शन छात्र द्वारा किया जाए, शिक्षक द्वारा किया जाए, किसी और साधन का इस्तेमाल किया जाए, इनमें से कोई नहीं। प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किया जाए, बहुत सुंदर। इसको ध्यान रखिएगा ये, और इसको अप्लाई भी कीजिएगा। योग अभ्यासों का समापन कैसे करना चाहिए। विश्रांति देने वाले शिथिलात्मक आसन से, प्राणायाम से, ध्यानात्मक आसन से, इनमें से कोई नहीं। हाँ, विश्रांति देने वाले। अब इसको जो हमने पढ़ा है ना, उसको अब कल हम लोग ध्यान का पाठ नियोजन कैसे किया जाए उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोगों ने लेसन प्लान देखा। अब मान लीजिए हमें मेडिटेशन कराना है। कल सिर्फ उन्होंने कहा कल हमें मेडिटेशन कराना, जिनको कराने जा रहे हो या जिनको टीचर लोगों का एक ग्रुप है या स्टूडेंट्स का ग्रुप है या कोई भी है, वहाँ आपको आमंत्रित किया गया कि इनको सिर्फ ध्यान कराना है। तो ध्यान का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, उसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ आज ही देख लें क्या, वैसे तो क्लास तो देर से ही शुरू हुई थी, ध्यान वाला तो हो ही जाएगा। मैं टाइम देख रहा था, अगली क्लास तो है नहीं, तो अभी ही देख लेते हैं, कल नहीं देखेंगे। तो ध्यान का कैसे करेंगे पाठ नियोजन। कहते ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया क्यों कहा गया। ध्यान में कोई शारीरिक श्रम तो आप कर नहीं रहे, मन से चित्त आपका साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, उसी को करने के लिए कहा गया है। उससे आप जो है फिर जिस वस्तु विषय पर ध्यान लगवाया जाए आपका, तो ये चेतना की अवस्था को बदलने के लिए किया जाता है ध्यान का अभ्यास। चेतना के बारे में भी यूनिट 9 में है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो चेतना की अवस्था को बदलने के लिए ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। वैसे ध्यान जो है कहा गया है धार्मिक अभ्यासों का एक अंग है, लेकिन आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है इसमें इसको चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए तो मानसिक शांति मिलेगी, मन जो अशांत है, डिप्रेशन है, वो दूर होगा। तो ध्यान को धर्म से अलग करके समझ करके अभ्यास के रूप में अब अपनाया जा रहा है। अब ध्यान की विशेषताएं पहले बता रहे हैं, ये सब बता करके फिर पाठ नियोजन तैयार होगा। ध्यान की विशेषता में क्या है, ध्यान के दौरान शरीर और मन को गहरा विश्राम मिलता है। 20 से 30 मिनट के ध्यान से प्राण वायु का ग्रहण कम किया जा सकता है, जो कि 6 से 7 घंटे की निद्रा के बराबर होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि शरीर और मन को गहरा विश्राम मिलता है,
लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मिनट के ध्यान से 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो सकती है। तो 20 से 30 मिनट के ध्यान से 6 से 7 घंटे के नींद पूरी होती है, उसके बराबर। और क्या होता है, कहते हैं प्राणवायु का ग्रहण कम किया जा सकता है, यानी प्राणवायु जो बहुत तेज से हम सांस लेते हैं, वो प्राणवायु यानी कि श्वसन गति हमारी धीमी हो जाती है। उसकी दूसरी लाइन में उसको स्पष्ट करते हुए कहा गया, हृदय गति और श्वसन गति घटती है। और क्या कहा गया है, परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव हो जाता है। परानुकंपी प्रभाव ध्यान में, अब परानुकंपी प्रभाव क्या होता है, परानुकंपी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का एक मोटा मोटा खाका उस दिन देखा था, उसका छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वाला, जो नर्व सीधे ब्रेन से निकलकर अंगों को सूचना प्रदान करती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वाला ये है। उसके 2 पार्ट हमने देखा था, डायरेक्ट यहीं से ले रहे हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरे को कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखिए मेडिटेशन से क्या होता है ये जानना है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है उस पर असर पड़ता है, शांति और स्थिरता से संबंधित, यानी विश्राम से संबंधित है। तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें किस पर प्रभाव पड़ेगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पर। ये स्टेबिलिटी लाता है, विश्राम लाता है, आंखों की पुतलियां इसमें सिकुड़ती हैं, हार्ट बीट कम होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोचे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, वो ज्यादा बैलेंस हो रहा है। रिलैक्स होते हैं तो श्वास की जरूरत कम होती है, श्वसन धीमा हो जाता है, शरीर शांत है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। उसी के उलट अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो भय है, क्रोध है, उत्तेजना है, लड़ाई झगड़ा है, ये सब किसमें आता है, क्रिया मस्तिष्क द्वारा होती है और वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। सबका कार्य विभाग शरीर में भी बटा हुआ है। उस स्थिति में क्या होता है, या तो फाइट या फ्लाइट होता है, एक्शन होता है। एक्शन में फाइट है या फ्लाइट है, या तो भागेंगे या कोई फैसला लेंगे। तो उसमें शांति नहीं होती, उसमें आप बाहर की तरफ और भागते हैं। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, साइंटिफिकली बताया गया क्या होता है। हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हैं। कार्य आप करने लगते हैं, कुछ अलग अलग कार्य जो भी करना होता है, जो सिचुएशन वो सिचुएशन के हिसाब से। भय आपको आ जाता है, क्रोध हो सकता है। जब ये सब होगा तो क्या होगा, श्वास की गति बढ़ जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये जानना जरूरी था। तो ध्यान में किस पर असर पड़ेगा, सिंपैथेटिक पर या पैरासिम्पैथेटिक पर? पैरासिम्पैथेटिक पर। अब क्या है, ध्यान से दुश्चिंता घटती है, जो गलत चिंताएं हैं, बिना मतलब की बातें हैं, वो घटती हैं ध्यान से। और ध्यान की अवस्था में ये एक रिसर्च हुआ उसके मुताबिक कि ध्यान की अवस्था में जो ईईजी होता है, ब्रेन का ईईजी किया जाता है, ब्रेन में कौन से वेव्स चल रहे हैं, उस वेव्स का पता लगाया जाता है। तो उससे पता चला कि इस दौरान, ध्यान के दौरान ऊंचे अल्फा वेव्स पैदा हो रहे हैं। कौन से वेव्स पैदा हो रहे हैं, अल्फा वेव्स। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऊंचे अल्फा वेव्स पैदा हो रहे हैं। और उसके बीच बीच में थीटा वेव्स जो है वो आ रही हैं, बीच बीच में। ज्यादातर समय क्या है, अल्फा वेव्स आ रही है, ऊंची तरंगे हैं अल्फा वेव्स की, और बीच बीच में तरंगे आ रही हैं किसकी, थीटा वेव्स की। ये इस पुस्तक के मुताबिक जो रिसर्च हुआ है वो लिखा हुआ। इसका पूरा डिटेल है, 2 लाइन में यहाँ पर कहा गया, लेकिन इतना ही नहीं है। ध्यान की भी कई अवस्थाएं हैं, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जाम की दृष्टि से 2 लाइन आपको याद रखना है। ईईजी क्या होता है, तो ईईजी जो है ब्रेन का क्या आता है, वेव्स को पता लगाने के लिए मशीन के द्वारा जो वेव्स का पता लगाया जाता है कि ब्रेन कहाँ पर एक्टिव है, इलेक्ट्रिकल पैटर्न क्या है ब्रेन का, उसको जिस प्रक्रिया से किया जाता है उसका नाम है ईईजी। आगे बढ़ते हैं, जिनको ब्रेन से संबंधित समस्या होती है डॉक्टर ईईजी लिखते हैं, ईईजी करवाइए। अब नियमित अभ्यास अगर आप ध्यान का करते हैं तो विचलित मन भी शांत होने लगता है, आचरण आपका सुधरने लगता है। मन ही नहीं, शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है ध्यान का।
अब ध्यान के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये पूरी डिटेल इसमें दिया हुआ है कि सभी लोग हर रोज 20 से 30 मिनट का ध्यान नहीं कर सकते। आप गए और वो बेचारे बहुत परेशान है, आपने कहा चलो आज मेडिटेशन करा के आपको ठीक कर देता हूँ, वो ध्यान कर ही नहीं पाएंगे उतना लंबा। और मन ही चंचल है, जैसे देव जी बता रहे थे, बहुत सारे लोग आंखें बंद नहीं करते हैं, बोलते ही रहते हैं। जो लोग योग कराते हैं सबको अनुभव होगा इस तरह का। तो 20 से 30 मिनट तक आप ध्यान कैसे कराएंगे? बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान कराना हानिकारक हो सकता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो परेशान है तभी आपको बुलाया गया है, तो उनके प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। 20 से 30 मिनट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा करना है। यहाँ पर ये अभ्यास, ये नियम लागू नहीं होता है कि अधिक अभ्यास से अधिक लाभ होगा, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये साफ साफ लिखा हुआ, हम ये ना समझे कि ज्यादा मेडिटेशन करने से ज्यादा लाभ होगा, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब प्रतिकूल मनोविकार है किन्हीं का, उल्टा मनोविकार है मन में, तो ध्यान के अभ्यास से काफी लाभ मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शुरू कराना है। स्वस्थ और स्थिर लोगों में लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ में कराना बुद्धिमानी नहीं। अब देखिए, कह रहे जो स्वस्थ हैं पूरी तरह से, जिनका मानसिक स्थिति भी स्थिर है, उनको कोई ऐसी चिंता डिप्रेशन वगैरह नहीं है, और आप शुरुआत में उनको योग कराने गए और शुरुआत में ही आपने लंबा ध्यान करा दिया, कहते ये कराना बुद्धिमानी नहीं है। लंबा ध्यान उनको भी नहीं कराना है, बेचारे जो स्वस्थ हैं उनको भी धीरे धीरे ही कराना है। इन समस्याओं से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास मिताचार में होना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए करना चाहिए। यानी ध्यान का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करके उनको बढ़ाइए। अब ध्यान के अभ्यास से पहले अगर मान लीजिए आपको किसी कहीं पर ध्यान का ही अभ्यास कराना है, तो जाके डायरेक्ट ध्यान का अभ्यास नहीं कराना है, उससे पहले कुछ प्री प्रैक्टिस करानी है। क्या प्री प्रैक्टिस करानी है? तो योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, जो कि डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली जी ने लिखी है किताब, उन्होंने रिसर्च जितने हैं उनको पढ़ने के बाद, कि पहले खिंचाव युक्त यानी संवर्धनात्मक आसन कराइए, कुछ यानी स्ट्रेचिंग कुछ कराइए ध्यान से पहले। स्ट्रेचिंग के बाद उनको कुछ प्राणायाम कराइए, या कुछ लयबद्ध श्वसन कराइए, या डीप ब्रीदिंग कराइए, या उदर श्वसन कराइए, प्राणायाम से जुड़ता हुआ या प्राणायाम, इस तरह का कुछ उनको ब्रीदिंग का अभ्यास कराइए। उसके बाद कहा गया शवासन जैसे शिथिलीकरण की उनको क्रिया भी कराइए, ये सब अभ्यास कराइए। उसके बाद आप ध्यान में उनको ले जाइए। अब कई बार सवाल उठता है कि क्या किसी को प्रभावी ढंग से ध्यान सिखाया जा सकता है? क्या आप देख तो रहे नहीं हो कि उनको ध्यान हम करा रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं? ये मन की बात है, क्योंकि बहुत कम समय तक ध्यान टिकता है। ध्यान का भाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे साधक की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, उनके बिजनेस की स्थिति, जहाँ पे उनको योग करा रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, ध्यान के लिए कौन से साधन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल सभी योगा टीचर कुछ अच्छे अच्छे म्यूजिक जो होते हैं उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में वो सुनाते हैं, तो एक माहौल वातावरण सा बन जाता है जो अच्छा लगता है। तो कौन से साधन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। अब ध्यान को सिखाने के लिए और भी कुछ चीजें कही गई हैं। ध्यान सिखाने के लिए मधुर स्वर का इस्तेमाल करना चाहिए। धीमा स्वर हो, मधुर स्वर हो, बहुत तेज स्वर नहीं, धीमा स्वर, मधुर स्वर, खींच करके बात को बोलना। और सरल क्रियाविधि से ध्यान के लिए शांत वातावरण बनाने में मदद मिलती है। क्रियाविधि बिल्कुल शांत हो, सरल हो, ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है। ऐसा सरल भाषा हो, सरल क्रिया हो कि उनको समझ में आए। उनकी मनोदशा को देखते हुए, साधक की मनोदशा को देखते हुए, उनकी व्यक्तिगत क्षमता अनुसार ही समय का निर्धारण करना चाहिए कि कितनी देर इनको अभ्यास कराया जाए। उसके बाद कहते हैं यदि उनकी क्षमता नहीं है ज्यादा करने की, वो बहुत परेशान है, तो उनको ज्यादा थोड़ा देर करा करके छोड़ दे। उससे पहले आपको कहा गया स्ट्रेचिंग कराना है, स्ट्रेचिंग के बाद उनको थोड़े कराना प्राणायाम का अभ्यास, ब्रीदिंग का अभ्यास कराना, फिर उनको शवासन कराना, फिर आप उनको मेडिटेशन पर ले जाइए। अब उचित क्या है कि ध्यान को यौगिक अभ्यासों के साथ कराना चाहिए, ना कि अलग से ध्यान की कक्षा पूरी होनी चाहिए, बोर हो जाएगा।
बैठने में दिक्कत होगी, लेट जाएगा तो दिक्कत होगी, सो जाएगा, बैठेगा तो पाँव में अकड़न हो जाएगी। क्या होगा इससे? ध्यान प्रभावी होगा और कम हानिकारक हो सकता है। ऐसे किसी को अगर दिक्कत हो तो ऐसा ना कि उनको ज्यादा और मन परेशान हो गया, ऐसा ना हो। ध्यान करा रहे हैं, घुटने में दर्द हो गया, पद्मासन में बिठा दिया आपने। तो ध्यान रहे यौगिक अभ्यासों में ध्यान का स्थान बाकी अभ्यासों से ऊंचा है, क्योंकि ध्यान आता ही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान आता है। तब बाकी के जो योग के अभ्यास हैं उसके मुकाबले ध्यान का स्थान ऊंचा है। हालांकि कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं है जो कमतर है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हर अभ्यास अपना योगदान देता है एक व्यक्तित्व निर्माण में। और कहा गया है कि उस दौरान क्या करें? स्थिर सुखद जो आसन है उसको लगाना है, सिर, ग्रीवा और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और उसके बाद कहा गया है नियमित श्वसन अगर करते हैं, लयबद्ध श्वसन करते हैं तो ध्यान में फिर बाद में मदद मिलती है। तो बैठने की स्थिति और उससे पहले श्वसन होना चाहिए और लयबद्ध होना चाहिए, तो ये बहुत मददगार होता है। अब यहाँ बात आती है अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन। पाठ योजना में आगे ये कहा गया है अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन। कहते हैं जब अध्यापक किसी क्रिया को रोज एक जैसे ढंग से सिखाता रहता है, कुछ दिनों में ही अध्यापन अरोचक हो जाता है। मैं पढ़ा तो रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, मेरे साथ ही ये दिक्कत हो जाती है कि एक ढंग से कराते हैं तो अब उसको चेंज करना चाहिए। तो आप लोग नए लोग हैं जो भी अभ्यास करा रहे हैं, वो एक ही चीज को एक ही ढंग से रोज नहीं सिखाना है, उसमें रोचकता लाने के लिए उसमें बदलाव करना है अपने प्रोटोकॉल में, उनके मुताबिक कुछ नई नई चीज। इतनी सारी चीजें हैं, उनके लिए 4 प्रोटोकॉल बना लीजिए, 2-2 दिन करके एक एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल कीजिए। हर रोज प्रोटोकॉल आप चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पर, और उनको उस प्रोटोकॉल से क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो रोज एक जैसे अभ्यास ढंग से सिखाने से अध्यापन अरोचक हो जाता है। क्रियाओं में उचित परिवर्तन करना चाहिए, उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, एक एक सूक्ष्मता से हर आसन की सूक्ष्मता को बताना चाहिए, पेट की स्थिति क्या होनी चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए, ये सारी बातें बताना है। अध्यापक जब खुद उसका अभ्यास करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो अध्यापक को खुद अपने अध्यापन के तरीकों का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिसको कहते हैं फीडबैक लेना। और अध्यापक को खुद अपने से सवाल पूछना चाहिए, क्या पाठ योजना बनाने में हमने पर्याप्त समय दिया? क्या हमने पूरा विचार किया पाठ योजना बनाने पर? क्या छात्र उत्साहपूर्वक हमारी पाठ योजना जो हमने बनाया, जो हम करा रहे हैं, उस अभ्यास को अपना रहे हैं? क्या छात्र उस पर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी अनुक्रिया दे रहे हैं? क्या उसे अध्यापन में नए अनुभव हो रहे हैं? ये सारी बातों का ध्यान रखना है। क्या इस कार्य में पिछड़े छात्रों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है? जो छात्र बहुत तेज नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, बेचारे पीछे रह रहे हैं क्लास में, क्या उनको इस क्रियाविधि से जो हम करा रहे हैं उससे उनको लाभ हो रहा है? क्या छात्र अपनी गलतियों को सुधार कर पा रहे हैं? ये सब टीचर अपने में उसका नोट बना करके इन सब चीजों पर ध्यान रखे। तो क्या होता है, एक प्रगतिशील जो टीचर होते हैं, अपने अध्यापन कार्य से जब उनको प्यार होता है, लगातार वो क्या करते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को और उन्नत बनाते रहते हैं। उनका नियमित रूप से मूल्यांकन करते हैं, और नहीं करते हैं करना चाहिए, आज से ही कर दीजिए, ताकि वह सक्रिय अध्यापक बनकर स्वयं और छात्रों को संतुष्ट कर पाए। अब यहीं तक रहने देते हैं, सवाल देख लेते हैं। 20 से 30 मिनट का अभ्यास कितने घंटे की नींद के बराबर माना जाता है? 6 से 7 के बराबर माना 6 से 7 तक। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है, नीचे दिया गया, हृदय गति बढ़ती है, हृदय गति कम होती है, श्वसन की गति बढ़ती है, श्वसन की गति कम होती है। 2 होगा सही, इसमें से बताइए। 2 और 4 और 4 की गति कम। हाँ ठीक है। ध्यान के अभ्यास से कौन सा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, किस पर प्रभाव पड़ता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी पर पड़ता है प्रभाव। बहुत सुंदर, ऑप्शन 2।
योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन सी वेग निकलती है? अल्फा। अल्फा। वन और फोर, कभी कभी थीटा और कभी कभी थीटा। कभी कभी थीटा लिखा हुआ पुस्तक में। तो पहला और चौथा आंसर सही होगा। पहला और चौथा, ये कूट वाले आंसर, पहला चौथा। ध्यान की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? अच्छे से पढ़िए, इसमें हर बार गड़बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने इसको कहा ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? जो नहीं होता है उस पर हमें ध्यान देना है। वन और थ्री। वन और थ्री। बिल्कुल सही है, लागू नहीं होता है, ये दोनों लागू नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए, अब देखिए लाइन आया हुआ था, स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी है। ध्यान का अभ्यास सदाचार से कराया जाए, ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। क्या होगा? बुद्धिमानी नहीं। डी सर, वन और थ्री। और ये उसमें जब भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें साफ साफ लिखा था, स्वस्थ और स्थिर लोगों को लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ में कराना बुद्धिमानी नहीं है, ये भी लिखा था। और तीसरा भी लिखा था, ध्यान का अभ्यास मिताचार, मिताचार मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए जाना चाहिए। ये इन्हीं से जोड़ते हुए दो लाइन लिखी थी। तो पहला और तीसरा, डी वाला उत्तर हमारा सही होगा। किन्हीं को कंफ्यूजन है तो ये दूर कर लीजिएगा, नोट्स भी आपके पास है, नोट्स में और एक बार देख लीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। समझ नहीं आ रहा था मिताचार का अर्थ, समझ नहीं आ रहा था। मिताचार जो अभी बताया था, मिताचार मतलब क्या? मित मतलब कम, कम होता है। आचार मतलब जो आप ध्यान की जो व्यवस्था उसको आचार कहेंगे। तो उस क्रिया को करने में धीरे धीरे कम कम करके बढ़ाना है, मिताचार में ये कहा गया था। उसके ब्रैकेट में ऊपर लिखा था मैंने। ध्यान सिखाने के लिए इनमें से जरूरी है मधुर स्वर में निर्देश दिए जाए, सरल क्रिया विधि का इस्तेमाल किया जाए, उपयुक्त दोनों का ध्यान रखें। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों का ध्यान रखें। उपयुक्त दोनों का, मधुर स्वर भी होना चाहिए, सरल क्रिया विधि का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, ध्यान का अभ्यास सामान्यतः ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक होता है जब सिर्फ ध्यान की कक्षा कराई जाए, जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो। ध्यान का अभ्यास कक्षा के प्रारंभ में कराया जाए, इनमें से कोई नहीं। जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक के अभ्यास के साथ। दूसरा वाला सही है। और 30 मिनट का ध्यान कराना उचित है? नहीं, क्षमता के हिसाब से नहीं, उसकी क्षमता के हिसाब से कराना होगा। अब ये कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, पाठ नियोजन का यानी लेसन प्लान का प्रैक्टिकल जो है उसमें कैसे तैयार करना होता है, पूरा उसको दिखा करके आपको हम इसको कंप्लीट करेंगे तो और आनंद आएगा। और भी चीजें, अभी और भी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है, 1-2 क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासिरते शिखिरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजाले माध्यमगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजिनी कैटव भंजिनी रासिरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभक परदिनी शैल सुते मारम्यक परदिनी शैल सुते। ऐशत खंड विखंड रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते। हरिओम सभी को, जय माता दी।